हेलो एवरीवन, सबको मेरी नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से। और आज जो हम नया सेशन शुरू कर रहे हैं वो पूरा पार्ट एक्चुअली मशीन का पार्ट है, और मशीन में ही हम डीसी थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, डीसी जनरेटर को। तो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करूं उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो पे नए हैं तो लाइक कर देना है। ये कुछ टास्क हैं, इसको कंप्लीट कर लीजिए और फिर से अभी चलते हैं अपने सेशंस की ओर और शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने सब कुछ कवर किया है, PYQ सेशंस के क्वेश्चंस को कवर किया है, और आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनसे ये कंप्लीट कर देंगे। तो इसके बाहर आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब कुछ हमने इसमें ही कवर कर लिया है। आपको ना ही PYQ सेशंस के क्वेश्चंस को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो सब हमने इसमें इंक्लूड कर लिया है। जहाँ पर भी रेड कलर से लिखा हुआ है, इसका मतलब वो किसी न किसी एग्जाम्स के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। बात करते हैं कि डीसी जनरेटर क्या होता है। तो डीसी जनरेटर क्या होता है? जनरेटर एक ऐसी युक्ति जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में चेंज करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। दैट उसको हम क्या कहेंगे? ऐसी युक्ति को, तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने वाली युक्ति को हम डीसी जनरेटर कहेंगे। इसका रिवर्स में बात करूँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करने वाली डिवाइस को हम मोटर कहते हैं। स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात करते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है? मैग्नेट फ्लक्स फिक्स होता है, एंड आर्मेचर इसमें क्या करता है? रोटेट करता है। आर्मेचर क्या करता है? इसमें रोटेट करता है। फ्लक्स फिक्स रहेगा, क्योंकि पोल्स में जहाँ मिलेंगे वो तो फिक्स ही रहेंगे, और लेकिन इसमें क्या करेगा? आर्मेचर रोटेट करता है। फिर इसके बाद में किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है। किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। किस प्रिंसिपल पर कार्य करते हैं? तो करते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार। इस नियम में क्या लिखा है कि अकॉर्डिंग, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गतिमान किया जाए कि उसकी गति से चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है, यानी जब किसी कोई कंडक्टर है, जैसे कि हमारे पास मैग्नेट हो गया और ये हो गया हमारे पास कोई चालक, जब हम इसमें रोटेट करेंगे तो इसी यहाँ से देखो, ये सब चुंबकीय फ्लक्स लाइन है, इनको क्या करेगा? काटेगा। और इसी जब ये काटेगा तो इसमें क्या होगा? EMF जनरेट होगा। ये सारा काम किसने बताया? फैराडे ने। अब देखिए, सीधा क्या याद रखेंगे, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रोटेट किया जाता है तो उसमें क्या होता है? चुंबकीय बल रेखाओं को काटता है, और उस काटने पर उसमें क्या होता है? EMF जनरेट होता है। अभी जो रिसेंट में जो एग्जाम्स हुआ था LP का, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था, फैराडे के नियम के अनुसार डीसी जनरेटर में प्रेरित EMF का परिणाम किस पर निर्भर करता है? लैंग्वेज देखिए आप थोड़ा। फैराडे के नियम के अनुसार डीसी जनरेटर में प्रेरित इंड्यूस्ड EMF का मैग्नीट्यूड, परिणाम किस पर निर्भर करता है? मैग्नीट्यूड ना। तो देखिए, चुंबकीय अभिवाह के परिवर्तन की रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यही लिखा देखो, उत्पन्न EMF होता है, और ये किसके चेंज होता है? ई समानुपाती d∅/dt, परिवर्तन के द्वारा ना, चेंज इन फ्लक्स। ये dt क्या करता है? चेंज। और वो किसमें? यहाँ फ्लक्स है तो फ्लक्स। ई समानुपाती d∅/dt, dt इज द चेंज ऑफ, इसका मतलब चेंज हो गया, और वो किसमें? परिवर्तन हो गया फ्लक्स में। तो ये फॉर्मूला होता है इसका। तो ये हाल ही में रिसेंट में पूछा गया तो हमने इंक्लूड कर दिया। इसके अलावा मैं बात करूँ, चुंबकीय अभिवाह के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम? इंड्यूस्ड EMF परिणाम निर्भर करता है। इसके बाद में डीसी जनरेटर का मूल सिद्धांत क्या है? ये जैसे जहाँ पर डबल टिक लगा है, इसका मतलब इससे पहले वाले LP में आया है ये। इसमें लिखा हुआ है कि सिद्धांत क्या है? तो वही है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। फ्लेमिंग का राइट हैंड का रूल, फ्लेमिंग्स का दाएं हाथ का नियम। अब देखिए, दाएं हाथ का नियम कैसे याद रखेंगे? अपना हाथ लीजिए, ये मेरा हाथ है, ये वाला, ठीक है। ये अब ये वाला जो करेगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? मोशंस को। ये वाली जो उंगली है तर्जनी, ये किसको करेगा? फील्ड को।
और ये वाली जो है ये किसको करेगा, रिप्रेजेंट करेगा करंट को। तो ये वाला याद रखेंगे। याद नहीं होता तो हम कैसे याद रखेंगे, आरआरबी जेईई वगैरह के अंदर भी क्वेश्चन आए हैं इससे। फ्लेमिंग्स के दाएं हाथ का नियम क्या है। तो ये हमारे पास किसको ऊपर की डिनोट कर रहा है तो मोशन, ये वाली जो उंगली है तर्जनी वो फील्ड को, और ये वाली जो कर रही है वो किसको कर रही है, करंट को। पहले क्वेश्चन आया था कि ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार अंगूठा किसको रिप्रेजेंट करता है, तो अंगूठा किसको रिप्रेजेंट करता है, मोशन को। अब आपको याद, इसमें दाएं हाथ का नियम भी है और बाएं हाथ का नियम है। दाएं हाथ का नियम किसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, जनरेटर के लिए, और बाएं हाथ का नियम जब आएगा वो किसके लिए होगा, मोटर के लिए। अब याद कैसे रखेंगे इसको याद रखने के लिए आप याद रखेंगे, जैसे जनरेटर हो गया, तो जनरेटर क्या करता है हमारे पास, जैसे मेरा ये क्या है, दायां हाथ है, तो मैं बोलूँगा कि आप जनरेटर को स्टार्ट कीजिए, तो आप क्या कहेंगे, तो मेरा दाएं हाथ का खेल है। इसका मतलब फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल के अनुसार आप क्या करेंगे, काम करेंगे। तो जनरेटर के दाएं हाथ का नियम किसके लिए है, जनरेटर के लिए। ये काम मेरा क्या है, दाएं हाथ का खेल है। तो ये किसके लिए हो गया, मोशंस। ये किसके लिए होगा, फील्ड के लिए, और ये हो गया हमारे पास करंट के लिए। आई होप कि फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं डीसी जनरेटर के पार्ट्स की ओर। देखिए ये मेरा डीसी जनरेटर का पार्ट है। अब बहुत अच्छा तो नहीं बना है लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। ये वाला जो आउटर एरिया है इसको हम क्या बोलेंगे, योक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, योक। कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है। क्या करता है, ये आउटर साइड से जो भी कोई मतलब आघात होगा उससे क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। कोई भी जैसे मशीन में कुछ गिर जाए कर जाए तो अंदर के सामान डैमेज ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रदान करता है। और साथ के अंदर पोल्स को भी सहारा देता है। दो काम इसके हो गए। योग इज द मेड ऑफ कास्ट आयरन कास्ट स्टील, यहाँ पे नहीं लिखा है। और बाहरी आघातों से सुरक्षा और पोल को सुरक्षा प्रदान। पोल के लिए मतलब उनको सहारा प्रदान करता है। दो चीज़ें इसके लिए हो गई। फिर इसके बाद में जो अंदर ये लगे होते हैं, ये इनको क्या बोलेंगे हम, पोल। क्या बोलेंगे, पोल। और पोल के ऊपर क्या लगी होती है, फील्ड बाइंडिंग। क्या लगी होती है, फील्ड बाइंडिंग। देखिए फील्ड बाइंडिंग होगी इसके ऊपर। ये सब आपस में श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है, एक से एक, एक से एक। और इनके बीच में और होते हैं जिनको हम इंटरपोल कहते हैं। तो हमने देख लिया भारी आवरणों को क्या बोलेंगे, योग। इसके ऊपर जो पोल्स लगे होंगे उसको पोल बोलेंगे। इसके ऊपर क्या होती है, फील्ड बाइंडिंग होती है पोल के ऊपर। और ये वाले जो तिरछे वाले को बोले, जैसे मेरे पास ये पोल हो गया और ये वाला जो सेशन है ये वाला, इसको हम बोलेंगे पोल शू। क्या बोलेंगे इसको, पोल शू बोलेंगे। फिर इसके बाद में अंदर वाला जो आ गया इसको हम बोलेंगे कम्यूटेट, मतलब ये वाला जो हो गया ये हमारे पास क्या हो गया, आर्मेचर हो गया। अंदर वाला जहाँ पर ये बीच बीच में स्लॉट्स कटे हुए हैं इसके अंदर होती है आर्मेचर बाइंडिंग। फिर अंदर वाला जो आएगा वो आएगा हमारे पास कम्यूटेटर। कम्यूटेटर के अंदर जो छोटा वाला पार्ट है ये होता है शाफ्ट। और ये सब ने हमने बात ही कर ली। फिर चलते हैं थोड़ा सा अगले सेशंस में वन बाय वन सोचते हैं इनका क्या कार्य है, कैसे कार्य करते हैं। थोड़ा ज़्यादा आ गया कि पोल की बात कर लेते हैं। उसमें जैसे हमने योग की बात कर ली, अब पोल की बात करते हैं। इसका मुख्य कार्य मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करना। पोल क्या करेंगे, फ्लक्स को जनरेट करेंगे, इसलिए लगाया जाता है। कास्ट आयरन या एनल स्टील का बनाया जाता है। मिनिमम पोलों की संख्या कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। अधिकतम कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है। यही एक बार क्वेश्चन पूछा गया तो मशीन के अंदर न्यूनतम पोलों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इनको क्या किया जाता है, लेमिनेटेड किया जाता है ताकि एडी करंट लॉस को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। इसके अंदर जो दो ये वाला पोल हो गया और ये वाले जो बोले हमने पोल्स क्या करते हैं, तिरछा आकृति का तिरछा बनाए जाते हैं थोड़ा। फील्ड बाइंडिंग को सहारा प्रदान करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाते हैं। जो भी मैग्नेट कटेगा उनको क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाएंगे, यानी उनको कट करने का कार्य करेंगे। फिर इसके ऊपर जो की जाती है, क्या की जाती है, फील्ड बाइंडिंग।
इनके ऊपर फील्ड बाइंडिंग होती है जो आपस में सीरीज में कंडक्ट होती है। यहाँ पर जो क्वेश्चन आया था, टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटिव इज जनरली यूज 1000 MV। जो प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके लिए रोटेटिंग फील्ड कौन प्रदान करता है? तो फील्ड बाइंडिंग। द अल्टरनेटर इज जनरली यूज, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया। तो कितने MB के लिए यूज होते हैं? 100 MB के लिए यूज होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। फिर देखिए क्या लिखा, एक परस्पर एक दूसरे से श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। जैसे ही धारा प्रवाहित होती है, प्रत्यावर्ती उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के रूप में चुंबकीय क्षेत्र गतिशील हो जाते हैं, यानी काटने लग जाते हैं आपस में, मतलब जो फ्लक्स होते हैं क्या हो रहे हैं, रोटेट करने लग जाते हैं। इसके बाद में आर्मेचर की बात करूंगा। आर्मेचर बेलनाकार भाग होता है, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से क्या करता है, लेमिनेट करके बनाया जाता है। एडी करंट को लॉस करने के लिए इसमें क्या करते हैं, 4% सिलिकॉन स्टील बनाते हैं ताकि एडी करंट लॉस को कम किया जा सके। एडी करंट लॉस और हिस्टैटिक लॉस को कम करने के लिए इसमें ये सब लॉस इसी के अंदर होते हैं आर्मेचर के, एडी करंट लॉस, हिस्टैटिक लॉस। और आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या होता है, 10 ओम, सॉरी 1 ओम का हमारे पास इसमें क्या होता है आर्मेचर रेजिस्टेंस था। वोल्टेज ड्रॉप की बात करो तो इसमें IA होता है। तो दो प्रकार के इससे हम कर सकते हैं इसमें। अब देखिए एक बात होती है कि जब आर्मेचर क्या करें हम, आर्मेचर दो तरीके से कनेक्ट हो सकता है। अगर इसको हम स्लिप रिंग से कनेक्ट कर दें, स्लिप रिंग से, तो ये क्या बन जाएगा, अल्टरनेटर बन जाएगा, ठीक है, यानी AC जनरेटर बन जाएगा। इसको हम कम्यूटेटर से कनेक्ट कर दें तो ये जनरेटर बन जाएगा। अभी हम इसको किससे कनेक्ट करेंगे, कम्यूटेटर से, तो ये हमें क्या बनाना है, जनरेटर। इसी को अगर हम स्लिप रिंग से कनेक्ट कर देते तो क्या बन जाता हमारे पास, ये अल्टरनेटर बन जाता। तो आर्मेचर दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, लैप और वेव वाइंडिंग। इसमें क्या होती है, लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की A बराबर क्या है, समांतर पथ, P बराबर क्या है, पोल। समांतर पथों की संख्या पोल्स के बराबर होती है, नंबर 1। वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या किसके बराबर होती है, 2 के बराबर होती है। इसका मतलब क्या है, पोल का मान 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, यानी इवन नंबर में होंगे, 8 से ज़्यादा नहीं होते। तो ये हो सकते हैं, लेकिन इसमें हमेशा फिक्स है कि नंबर ऑफ पोल्स कितने रहेंगे, आर्मेचर समांतर पथों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, लैप बाइंडिंग का यूज करते हैं, L फॉर लो, लो वोल्टेज हाई करंट। वेव बाइंडिंग जस्ट इसका हाई हाई वोल्टेज लो करंट, इसके लिए हो गए। सिंप्लेक्स बाइंडिंग की बात करें, जैसे सिंप्लेक्स कितना हो गया, 1, डुप्लेक्स का मतलब 2, ट्रिप्लेक्स का मतलब कितना हो गया, 3। सिंप्लेक्स बाइंडिंग है तो समांतर पथों की संख्या कितनी होगी, 1। डुप्लेक्स बाइंडिंग है तो समांतर पथों की संख्या कितनी होगी, 2। ट्रिप्लेक्स बाइंडिंग है तो समांतर पथों की संख्या कितनी होगी, 3। इसमें बात करूँ, सिंप्लेक्स बाइंडिंग है तो समांतर पथों की संख्या कितनी होगी, क्योंकि इसमें पहले से ही समांतर पथ 2 है, 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2। डुप्लेक्स है तो 2 गुणा 2 4, ट्रिप्लेक्स है तो 2 गुणा 3 6 हो जाएंगे हमारे पास। देखिए पहले क्वेश्चन आया था, जब इसकी लैंग्वेज देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। एक DC जनरेटर में ध्रुवों की संख्या और आर्मेचर चालकों की संख्या निर्दिष्ट होती है, यानी फिक्स होती है। DC जनरेटर में ध्रुवों की संख्या और आर्मेचर चालकों की संख्या फिक्स होती है, तो कौन सी कुंडली उच्चतम EMF जनरेट करती है। अच्छा, तो अब देखो इसमें फिक्स किस में है, समांतर पथों की संख्या किस में है, वेव वाइंडिंग में, इसमें। अब जब समांतर पथों की संख्या फिक्स है, पोल फिक्स है, तो वहाँ पर क्या होगा, इंड्यूस्ड EMF क्या होगा हमारे पास, ज़्यादा होगा, और यहाँ पर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जो पोल्स बढ़ेंगे इंड्यूस्ड EMF का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। पोल की संख्या सेम होगी, कम जितनी कम होगी उतना इंड्यूस्ड EMF ज़्यादा होगा। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, कौन सी में करती है, वेव बाइंडिंग में। कम्यूटेटर की बात करें, कम्यूटेटर क्या करता है हमारे पास, AC को चेंज करता है DC के अंदर, हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। ब्रशेस क्या करती है, धारा को एक दिशा पथ प्रदान करना करता है, धारा को एक दिशा पथ प्रदान करती है। कौन करता है ये काम, ब्रश करता है। और ये किसकी बनी होती है, कार्बन की बनी होती है। ये हमारे पास हो गया कम्यूटेटर के जितने भी पार्ट्स है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके टाइप्स की बात करेंगे।
सो स्टूडेंट्स, अब हम इसके टाइप्स पे चलते हैं कि कौन कौन से प्रकार के जनरेटर हमारे पास होते हैं। तो ये पूरा इम्पोर्टेंट सेशंस है। एक और क्वेश्चन अभी हाल ही रिसेंट एग्जाम में आया था, इस बार के एलपी में पूछा गया था। डीसी जनरेटर में आकस्मिक विद्युत रोधन यानी इंसुलेशंस भंग करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। यदि हमें भंग करना है उसका इंसुलेशन, विद्युत इंसुलेशन, तो वो क्यों करना है, उसका कारण क्या है। तो आर्द्रता, मॉइस्चर इग्नोरेंस यानी आर्द्रता को कम करने के लिए, और उसके लिए क्या है, संदूषण। ये दो टर्म याद रखना कि अगर हमें भंग करना उसका सीधा से क्या है, हमें मॉइस्चर को इग्नोर करना है, आर्द्रता को कम करनी है। इस वजह से हम क्या करते हैं, इंसुलेशन का लेप हटा रहे हैं। मेश लिमिट जनरेटर की बात करूँ तो दो प्रकार के जनरेटर हम बात करेंगे इसमें। इनके अलग सब पार्ट है, पहले ये देख लीजिएगा। दो प्रकार के, एक सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर और एक होता है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। सेपरेटली में क्या होता है, सेपरेट अलग से फील्ड बाइंडिंग लगाएंगे, है ना। जैसे हमारे पास सोर्स, ये हमारे पास सोर्स हो गया, सोर्स के साथ श्रेणी क्रम में क्या लगी होती है, क्या होती है, हमारे पास फील्ड बाइंडिंग होती है। और आर्मेचर के लिए फिर ये अलग से पथ हो गया, इसके अंदर इसके श्रेणी क्रम में लोड लगा होता है जैसे, ठीक है। आर्मेचर ये क्या होगा हमारे पास, जनरेटर के आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लोड, और सोर्स के श्रेणी क्रम में क्या लगा होता है हमारे पास, फील्ड बाइंडिंग। और ये दोनों आपस में समांतर क्रम में हो गई, आर्मेचर और फील्ड बाइंडिंग आपस में समांतर क्रम में हो गई, ऐसे मान लो, मतलब अलग अलग सोर्स है इसके। तो हमेशा जो एक्साइटेड वोल्टेज होगा, इसी में बात करूँ सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, इसमें जो हमेशा एक्साइटेड वोल्टेज होगा वो अप्लाइड वोल्टेज से क्या होगा, कम होगा। इसमें किसके लिए यूज किया जाता है, लो वोल्टेज हाई करंट, लो वोल्टेज और हाई करंट, ये याद रखेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट है। मेनली सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर किसके लिए जाता है, लो वोल्टेज हाई करंट। जब भी जनरेटर शुरू करेंगे लो वोल्टेज शुरू करेंगे, दैट मीन्स सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, हमें ऐसे याद करेंगे इसको। यहाँ उपयोग होता है जहाँ पर फील्ड करंट का क्या है, कंट्रोल किया जा सके, जैसे विद्युत का लेपन करना हो, धातु का शुद्धिकरण करना हो। ये पहले क्वेश्चन से आया था कि सोर्स के साथ श्रेणी क्रम में फील्ड बाइंडिंग जुड़ी होती है। किस प्रकार के जनरेटर में सोर्स बाइंडिंग के साथ फील्ड, है ना, श्रेणी क्रम में जोड़ी थी, सोर्स के साथ श्रेणी क्रम में कौन जोड़ी थी, फील्ड बाइंडिंग। और ये किस प्रकार के जनरेटर में होता है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। इसके बाद में सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर की बात करूँ तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर अलग अलग टाइप्स है। दो हम पढ़ेंगे सेल्फ एक्साइटेड। वैसे मेनली तीन ही प्रकार थे, सीरीज, शंट और कंपाउंड, लेकिन थोड़ा सा अलग सा पार्ट में कर रहे हैं। एक तो परमानेंट जनरेटर जिसमें मैग्नेट लगा होता है, जैसे डायनेमो वगैरह हो गए, इसमें चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए स्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, परमानेंट मैग्नेटिक जनरेटर हो जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर के बाद सीरीज, शंट और कंपाउंड जनरेटर हमारे पास हो जाएंगे। तो सीरीज, शंट और कंपाउंड में भी थोड़ा सा अलग अलग टाइप से, शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट, और डिफरेंशियल कम्युलेटिंग डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर और कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, ये अलग अलग पार्ट्स, हालांकि ये अलग पार्ट्स नहीं, इसमें तीन ही होते हैं, शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट, कंपाउंड में शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट, लेकिन ये भी इसी के सब पार्ट होते हैं, इसीलिए एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए कम्युलेटिव और डिफरेंशियल। अब चलिए वन बाय वन सब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। श्रेणी क्रम की बात करूँ, डीसी सीरीज जनरेटर, तो इसको देखिए कैसे याद करेंगे। आर्मेचर के श्रेणी क्रम के अंदर सीरीज बाइंडिंग और लोड लगा होता है, आर्मेचर के श्रेणी में फील्ड बाइंडिंग एंड लोड लगा होता है। जैसे यहाँ से जनरेटर से क्या हो गई, कोई भी धारा इंड्यूस्ड हो रही है, तो वो क्या हो रही है, आई, सेम धारा आईएसी में जा रही है और सेम धारा लोड में जा रही है। तो यह क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, आईए का जो मान होगा वो आईएसी और आईएल के बराबर होता है, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा का मान बराबर और वोल्टताओं का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। ये बात हम किसमें पढ़ चुके हैं, डीसी थ्योरी में आपको कंप्लीट करा चुके हैं। अगर वो नहीं देखा है लेक्चर तो जाके देख लीजिए, तभी आएगा कि ये बराबर क्यों हो रहा है। ठीक है, तो तीनों धाराओं का आईए बराबर आईएसी बराबर आईएल,
इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखिएगा। इसकी फील्ड बाइंडिंग मोटा तार कम लपेटे, जब भी लपेटे कम की बात आएगी तो वहाँ पर क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। फील्ड बाइंडिंग मोटा तार और कम लपेटे की बनाई जाती है, क्योंकि सीरीज वाली बात हो रही है, रेजिस्टेंस कम चाहिए, धारा को ज़्यादा पास करना है। अब V बराबर क्या होता है, IR होता है, ठीक है, डीसी थ्योरी में कंप्लीट किया हमने। तो इसके अंदर सारे क्या होगा, सबको जोड़ लेते हैं। आइए इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप IA RE, इसके अंदर IAC RAC, इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पर IL और RL वोल्टेज अलग, सबका रेजिस्टेंस होगा। इसका रेजिस्टेंस RA, इसका रेजिस्टेंस RAC, इसका रेजिस्टेंस IL। तो V बराबर IARA प्लस IAC RAC और IL IL, ये लिख लिया हमने। तो ये सारी धाराएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है, चाहे IA को मान लो, चाहे इसको IAC मान लो, चाहे IL मान लो। सम जहाँ पर भी IAC है, IA है, वहाँ से IL रख सकता हूँ, जहाँ पर भी IAC है उसके IL रख सकता हूँ, ये इसमें भी IL। तो IL सब पे जब कॉमन है तो मैंने क्या ले लिया, सबको कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, आर्मेचर का रेजिस्टेंस, सीरीज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और लोड का रेजिस्टेंस। और जब मुझे करंट निकालना हो तो V बटा IA प्लस IAC प्लस IA प्लस RAC सीरीज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस, ये को हम क्या कर लेंगे, ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, लोड करंट निकाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, और ये अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। सो आगे चलते हैं। अब किस रूप में यूज होता है, बूस्टर के रूप में लिया। ट्रांसमिशन में जब वोल्टेज कम होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो बूस्टर के रूप में कार्य करता है। इंपॉर्टेंट है, किस जनरेटर का उपयोग बूस्टर के रूप में किया जाता है, तो उसको लिखा क्या याद रखेंगे, सीरीज जनरेटर। इसमें टर्मिनल वोल्टेज भार के साथ क्या होता है, चेंज होता रहता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, बूस्टर के रूप में कार्य लेते हैं। फिर इसके बाद में स्टूडेंट बात करते हैं शंट जनरेटर की। शंट जनरेटर में क्या होता है, देखिए आर्मेचर के श्रेणी क्रम में क्या होता है, फील्ड बाइंडिंग लगी होती है। आर्मेचर के श्रेणी क्रम में फील्ड बाइंडिंग, और लोड के समांतर क्रम में, या फिर ऐसे लोड के समांतर क्रम में क्या होती है, फील्ड बाइंडिंग होती है। फील्ड बाइंडिंग आर्मेचर बाइंडिंग के समांतर क्रम में, या आर्मेचर हो गया, इसके साथ क्या हो गया, पैरेलल के अंदर क्या हो गया, हमारे पास फील्ड बाइंडिंग हो गई, समांतर क्रम में संयोजित होती है। ये पहले क्वेश्चन हो गया, किस प्रकार के जनरेटर में आर्मेचर बाइंडिंग के साथ फील्ड बाइंडिंग समांतर क्रम में जुड़ी होती है, तो किस प्रकार का जनरेटर में होगा, शंट जनरेटर में। फील्ड बाइंडिंग क्या होती है, इसकी पतला तार और अधिक टर्न होंगे, टर्न ज़्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। इस जनरेटर को लोड के साथ संयोजित करके नहीं चलाया जाता। क्यों नहीं चलाया जाता, क्योंकि इस अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल का प्रभाव मुख्य रूप से लोड की ओर होने लगता है और फील्ड बाइंडिंग को नहीं मिल पाता। इस वजह से ईएमएफ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कहाँ यूज में किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप, इलेक्ट्रोलाइटिंग, वेल्डिंग, एक्साइटर, लाइटिंग लोड, फिक्स वोल्टेज और बैटरी चार्जिंग, ये मेनली यूज किए जाते हैं। और क्योंकि यहाँ से देखिए धारा IA का जो मान है, देखो दो भागों में डिवाइड हो रही है, इधर IL की तरफ जा रही है, ISH, तो दोनों का जोड़ लेंगे, IL बराबर क्या होता है ISH। तो ये आप याद रखेंगे। इसमें ये होता है हमारे पास, हमने सीरीज पढ़ लिया, कंपाउंड शंट वाला पढ़ लिया, इसके बाद में कंपाउंड जनरेटर को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, वीडियो के लिए आज इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन ठीक लगा होगा, और मैं वादा करता हूँ आपसे, इसके अलावा जो मैं इस सेशंस में कवर कर रहा हूँ मशीन्स के अंदर, ये मेरा फेवरेट पार्ट है, मैं आपका भी फेवरेट पार्ट बना के इसको छोड़ूंगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। PYQ वगैरह सेशन, ये सब जो नोट्स दे रखे हैं इनको उतार लीजिएगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इन सबको शेयर कर दूँगा, तो वहाँ से उतार लीजिएगा, या फिर हाथ से अपने लिख लीजिएगा, और 2-4 बार रिवाइज करेंगे आप, आसानी से याद हो जाएंगी, कोई हार्ड वाली चीज़ नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। बहुत सारे लोग यार आते हैं चैनल पे, विजिट भी करते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते हो आप सब, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मेरे को मिले, ताकि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर भी हमारे थोड़े से ज़्यादा हों, ताकि ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुँचे। इसके अलावा अगर ज़्यादा आपका प्यार मिलता रहा तो हम स्मार्ट बोर्ड पे क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।